गुड मॉर्निंग साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में आज हम मुग़ल राजवंश में उसके संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, मुग़लों का जो कुल समय माना जाता है उसको दो चरणों में बांटा गया है इतिहासकारों के द्वारा। 1526 से 1707 के मध्य शक्तिशाली शासकों का काल माना गया है, जिसमें संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हुमायूं, बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब महत्वपूर्ण शासक थे। द्वितीय चरण में जो 1707 से 1857 के मध्य रहा, उत्तरकालीन मुगल शासकों अर्थात सापेक्षता में कमजोर शासकों का काल था। साथियों, हम जानते हैं कि मुगल राजवंश बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश था भारतीय इतिहास में, और उसके संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का अगर हिंदुस्तान में शासन का काल माना जाता है तो 1526 से 30 के मध्य। साथियों, ये तुर्कों की बरलास कबीले की चगताई शाखा से इनका संबंध था, आज के उज्बेकिस्तान से। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 में समरकंद, जो फरगना उज्बेकिस्तान में जगह थी, वहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे, जो तैमूर के 5वें वंशज थे और वह फरगना के शासक थे। साथियों, माता इनकी कुतलुग निगार खानम थी, और ऐसा माना जाता है कि इनका पालन पोषण नानी दौलत खानम ने कराया था। पितृपक्ष से ये तैमूर के 5वें वंशज थे। इनकी माता चंगेज खां की 14वीं वंशज मानी जाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि तैमूर और चंगेज खां दोनों का रक्त इनकी पर्सनैलिटी में था। इनका राज्याभिषेक 1494 में इनके पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में हुआ। इनका आध्यात्मिक गुरु ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार थे, जो नक्शबंदी सूफी सिलसिले के संत थे। साथियों, बाबर को कलंदर बादशाह भी कहा जाता है। 1503 में फरगना को, चूंकि इनका आरंभिक जीवन बहुत डिस्टर्ब था पिता की मृत्यु के कारण, तो शत्रुओं ने हावी होकर इनके साम्राज्य को छीनने की कोशिश की। तो 1503 में फरगना को शत्रुओं के हाथों खोने पर 1504 में काबुल पर अधिकार किया। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। साथियों, 1512 में फरगना की को अंतिम रूप से खोने के बाद काबुल में रहते हुए भारत की ओर साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाओं का उदय होता है उनकी पर्सनैलिटी में। और ऐसा माना जाता है कि 1519 से 1526 के मध्य कुल 5 भारत पर आक्रमण किए उन्होंने। और 1519 में जो पहला युद्ध था उनका, वो भेड़ा, जिनको उस जमाने में गेटवे ऑफ अफगानिस्तान भी कहा जाता था, जो आज के पाकिस्तान के इलाके में स्थित है, वहाँ पर इन्होंने उस युद्ध में ही, भेड़ा के युद्ध में ही पहली बार तोपखाना का यूज किया। साथियों, भारत में तोपखाने का यद्यपि पहला प्रयोग अगर मिलता है तो वो दक्षिणी भारत में बहमनियों ने किया था विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध। और यदि द्वितीय बार और उत्तरी भारत में प्रथम बार अगर किसी ने सबसे पहले तोपखाने का या बारूद का यूज किया तो वो बाबर ही थे। दुनिया में बारूद का पहला प्रयोग चीन ने किया। साथियों, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, में भारत के सबसे शक्तिशाली 5 साम्राज्यों में विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय को माना है। चूंकि आरंभिक जीवन बहुत डिस्टर्ब था, फिर भी उनका ऐसा माना जाता है कि उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण बहुत ही उच्चतम स्तर का प्राप्त किया था। उन्होंने तुलुगुमा युद्ध पद्धति, जिसमें दोनों बाजुओं की ओर से घूमकर
शत्रुओं पर आक्रमण करने की पद्धति थी, उसे उन्होंने अपने उज़्बेकों से सीखा था। तोड़ेदार बंदूक चलाना तोड़ेदार बंदूक चलाना ईरानियों से सीखा। गतिशील घोड़ों से तीरंदाजी का प्रशिक्षण चगताई तुर्कों से सीखा। और गाड़ियों को जोड़कर तोप सजाने की रूमी पद्धति, जिसे उस्मानी पद्धति भी कहा जाता था, वह उन्होंने तुर्कों से सीखा था। और साथियों, इसलिए रूमी अथवा उस्मानी पद्धति कहते थे। और उसके तोप खाने का मुखिया उस्ताद अली मुस्तफ़ा दूसरा व्यक्ति था, वो उनका तोप खाने के मुखिया थे। भारत पर आक्रमण हेतु बाबर को आमंत्रित करने का श्रेय दौलत खान लोधी, जो पंजाब के लोधी सूबेदार थे, को माना जाता है। और इसके लिए उन्होंने जो निमंत्रण पत्र भेजा था वो काबुल भेजा, और उन्होंने अपने बेटे दिलावर खान लोधी तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी को भेजा था। साथियों, भारत पर जब आक्रमण किया बाबर ने, तो 4 आक्रमण उससे क्रमशः माने जाते हैं। पानीपत का पहला युद्ध था उनका, और इब्राहिम लोधी जो उस समय हिंदुस्तान के सुल्तान थे, अंतिम सुल्तान माना जाता है सल्तनत का, उसके विरुद्ध था 20 अप्रैल 1526 में। और ऐसा माना जाता है कि पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी की युद्ध मैदान में हत्या हो गई थी। और इस युद्ध का महत्व यह था कि अब सल्तनत के स्थान पर नवीन मुगल राजवंश की स्थापना करते हैं बाबर। उनका द्वितीय युद्ध साथियों फिर खानवा का हुआ, और बहुत ही राजपूताना के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक जो मेवाड़ के सिसोदिया वंशी थे, महाराणा संग्राम सिंह यानी सांगा, उसके विरुद्ध था खानवा का युद्ध। गंभीर नदी रूपबाज तहसील भरतपुर में हुआ। और साथियों, ये द्वितीय ऐतिहासिक युद्ध था। चूंकि ये माना जाता है कि बाबर अपने इन चारों युद्धों में विजेता थे, तो तृतीय युद्ध साथियों चंदेरी का युद्ध था 29 जनवरी 1528 में। और चंदेरी जो मालवा का एक क्षेत्र था, वहाँ के शासक थे मेदिनी राय। और ऐसा मानते हैं साथियों कि इस युद्ध में बाबर ने जो शत्रु सेना के जो सैनिकों के शव थे उससे मीनार बनाई थी। और चौथा युद्ध साथियों अफगानों के विरुद्ध था, जो घाघरा का युद्ध हुआ। और ये युद्ध बिहार में 6 मई 1529 में हुआ। और इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व महमूद लोधी और नुसरत शाह लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी के बहनोई थे, उसके विरुद्ध हुआ। महमूद लोधी साथियों इब्राहिम लोधी के भाई थे। और ऐसा मानते हैं कि इस चौथे युद्ध में उन्होंने अफगानों के साथ एक समझौता किया, और जो बिहार तक का क्षेत्र था उसे मुगलों के अधीन स्वीकारा। और उससे जो पार का बंगाल प्रदेश था, फिर वो उन्होंने लोधियों को सौंप दिया। साथियों, इस युद्ध के बाद कुछ समय बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर की मृत्यु के बारे में कई कथन है साथियों। उनकी जो बेटी थी गुलबदन बेगम, उन्होंने जो किताब लिखी हुमायूं नामा, उसमें वो कहते हैं कि इब्राहिम लोधी की माता ने उन्हें एक निमंत्रण पत्र देकर शिष्टाचारवश बुलाया था, और पुरानी जो दुश्मनियाँ थी उनको भूलने के लिए कहा था, और धोखे से जहर दे दिया था। साथियों, कुछ लोगों ने ये कहा कि उनका एक बेटा था ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं, वो बीमार हो गया था, और किसी संत महात्मा ने उनसे कहा कि घर में मृत्यु अनिवार्य है, या तो आप मर जाइए या बेटे को मर जाने दें। तो कहा जाता है कि अपने बेटे के लिए खुद मर गए थे। और तीसरा साथियों नेचुरल डेथ के लिए कहा जाता है। लेकिन बाबर ये चाहते थे कि उनकी कब्र या तो फरगना में बने, जो उसकी अपनी जगह थी, और कम से कम वहाँ भी नहीं तो फिर काबुल तो उसको अंतिम संस्कार या उनको दफनाया जाए। इसलिए साथियों बाबर को आरंभ में आगरा में दफनाया गया, और बाद में उनके ताबूत को काबुल ले जाया गया। और आज भी बाबर का मकबरा काबुल में है। साथियों, उनका एक दरबारी चित्रकार हमें मिलता है बेहजाद, जिन्हें पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। अब उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में हम स्थापत्य कला को अगर देखें साथियों, तो पानीपत व संभल में उन्होंने जामा मस्जिदों का निर्माण कराया। और साथियों धौलपुर में उन्होंने कमल बाग और उसमें कुछ महलों का निर्माण कराया। आगरा में आराम शाह बाग, जो 4 बाग पद्धति से निर्मित मुगलों का पहला मकबरा था।
बल्कि पहला बाग था और वर्तमान में राम बाग कहलाता है साथियों आगरा का। और बाबर का अंतिम संस्कार प्रथम बार यहीं किया गया था। मार्गों की नापतोल हेतु गज़े बाबरी नाम से एक पैमाना बनाया और साथियों उन्होंने उससे काबुल तक, दिल्ली से काबुल तक और आगरा तक की जो पूरी जो नाप की थी, वर्तमान में भी उसी नाप के आधार पर प्रचलन है। और वो युद्धों से पूर्व, अभियानों से पूर्व नापते थे, सटीक नापते थे। उसी से वो खाद्यान्न सामग्री और अन्य जो सामग्रियां जिनकी जरूरत होती थी उसका आकलन करते थे। कुषाणों के बाद काबुल व कंधार क्षेत्र पर नियंत्रण करने का श्रेय अगर किसी को है तो बाबर को ही था साथियों। अब साहित्य के क्षेत्र में उनकी जो आत्मकथा थी वो तुजु के बाबरी थी साथियों। साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे, जबकि आरंभिक जीवन उनका स्टेबल नहीं था, संघर्षशील था। वो यतीम बच्चे की तरह यहाँ से वहाँ भागते थे और वो कई भाषाओं को जानते थे साथियों। तो ये तुजु के बाबरी उन्होंने अपनी मूल चगताई तुर्की में लिखी थी और पायंदा खां द्वारा बाबरनामा नाम से बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया। फारसी में इनके कई अनुवाद मिलते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने भी इसका फारसी में अनुवाद किया। साथियों बाबरनामा बहुत ही उत्कृष्ट रचना है और भारत को कारीगरों और शिल्पियों का देश की संज्ञा इसमें दी गई है। आरंभ में बाबर ने भारत का कोई बहुत अच्छा वर्णन नहीं किया, नकारात्मक छवि रहती है उनकी, लेकिन बाद के पृष्ठों में वो बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही अटैचमेंट के साथ भारत का वर्णन करते हैं। लेकिन भारत की 3 प्राकृतिक आपदाओं से वे बहुत, यूं मान लो कि चिंतित या उनके प्रति अपनी अरुचि दिखाते हैं। एक आंधी साथियों और एक साथियों उनका लू और गर्मी। मैदान शब्द का पहली बार उल्लेख भी इसी पुस्तक में है। प्राचीन भारत में जो अर्घट यानी अर्घट का रहट नाम से उल्लेख इन्होंने इसी पुस्तक में किया है। आम को फलों के राजा की संज्ञा दी है साथियों। तो साथियों इनके कुल 4 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र इनका हुमायूं था, द्वितीय पुत्र कामरान, फिर अस्करी और हिंदाल। बाबर के लिए माना जाता है कि वो फाउंडर थे, एम्पायर बिल्डर थे और उनको उसको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने का समय नहीं मिल पाया। यद्यपि फिर भी उनके प्रयासों को या उनके प्रयासों से ही भारत में इतने बड़े साम्राज्य की नींव पड़ी थी और बाबर बहुत हद तक उसमें सफल रहे थे। तो साथियों आज हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद।